हाय स्टूडेंट, हाय फ्रेंड, मैं प्रदीप तिवारी आज आपके लिए 12th क्लास का चैप्टर 15 रेखिक प्रोग्राम। मैंने पहले मैट्रिक्स स्टार्ट की थी, लेकिन आपकी मैट्रिक्स हो चुकी है, इसलिए अब हम स्टार्ट करता है नया टॉपिक रेखिक प्रोग्राम। रेखिक ये रेखिक प्रोग्रामिंग है। ये क्या होती है? जैसे हमारे कोई कंपनी वगैरह है, जैसे कोई कंपनी है किसी की भी, तो उस कंपनी में जो भी उन कंपनियों के पास जो भी साधन है, कंपनियों के पास जो भी साधन है, उन साधनों को जो भी उनके पास उपलब्ध जो भी साधन है, उन साधनों को अपने अनुसार व्यवस्थित करना ही क्या है? रेखिक प्रोग्रामिंग है। एक व्यवस्था करनी है, उस कंपनी को एक ऐसी व्यवस्था करनी है जो सीमित साधन है कि उन साधनों से कि उनका जो कार्य क्षेत्र है, उस कार्य क्षेत्र में जो हमारे जैसे साधन है, कोई भी सामग्री है, उनकी व्यवस्था करना, जिससे उनको अच्छा से अच्छा प्रॉफिट हो सके। तो ये हमारी जो रेखिक प्रोग्रामिंग है। जैसे कोई कंपनी है, इस कंपनी में मशीन 9 घंटे काम करती है, एक दिन में 9 घंटे काम करती है। अब जैसे हमने कोई भी प्रोडक्ट बनाया है, तो प्रोडक्ट पर किसी मशीन ने 9 घंटे काम किया है, और जो लेबर है, श्रमिक, वो 1 घंटा काम करता है। श्रमिक है वो कितने घंटे काम करता है? 1 घंटे काम करता है। तो ये जो हमारे पास है, ये क्या है? उस कंपनी के सामग्री है। उस कंपनी की क्या है? सामग्री है, या उस कंपनी के क्या है? ये साधन है जिनके माध्यम से प्रोडक्ट बन रहा है। तो इन जो मशीन है, जो जैसे किसी कंपनी में लेबर लगी हुई है या कोई उस पर मशीन लगी हुई है, उन सभी मशीनों, लेबरों को एक सही प्रकार से व्यवस्थित करना या बांटना ही क्या है? रेखिक प्रोग्रामिंग है। ये रेखिक प्रोग्रामिंग क्या है? एक गणित की विधि है। गणित की क्या है? विधि है। और इस विधि से, यदि हम इस विधि से हमारे पास जो सीमित साधन है, उनको आवंटन करना, उनको बांटना ही क्या है? रेखिक प्रोग्रामिंग है। इस प्रोग्रामिंग से क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो जो हमारी रेखिक प्रोग्राम है, तो इसको हम लाइन प्रोग्राम प्रॉब्लम, ठीक है, इसको हम शॉर्ट में LPP बोलते हैं। LPP। तो इस प्रश्नावली में इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? रेखिक प्रोग्रामिंग गणित की एक ऐसी विधि है। रेखिक प्रोग्रामिंग गणितीय विधि है, और एक ऐसी विधि है जो सीमित संसाधनों से, या उपलब्ध सीमित संसाधन है जिनको हम अपने अनुसार आवंटन करें, इसको हम बोलते हैं रेखिक प्रोग्रामिंग। इससे पहले हम रेखिक प्रोग्रामिंग से पहले हमें समीकरण, असमीका, और फिर बाद में हम रेखिक प्रोग्रामिंग है। तो सबसे पहले हमें नॉलेज इनकी होनी चाहिए कि समीकरण क्या होते हैं, असमीका क्या होते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे 2x + 3y =
3y बराबर 10। ये क्या है? समीकरण है। ये क्या है? समीकरण है। यदि मैं कहूँ 2x प्लस 3y बड़ा है तथा बराबर है 10 के, इसको बोलेंगे असमीका। इसको हम क्या बोलेंगे? समीकरण। और इसको हम क्या बोलेंगे? असमीका। ये क्या है? समीकरण है और ये क्या है? असमीका। अब समीकरण और असमीका में देखो, इसमें तो बराबर का चिन्ह होता है, इसमें ग्रेटर देन या लेस देन का चिन्ह होता है। इसमें तो किसका होता है? ग्रेटर देन या लेस देन का। और इसमें किसका चिन्ह होता है? इक्वल, बराबर का चिन्ह होता है। अब हमारे पास यहाँ पर एक्स वाई है। देखो, एक होता है हमारे पास अचर और एक होता है हमारे पास चर। अचर, चर का मतलब होता है चलना। चर का अर्थ होता है चलना। अब जैसे, और अचर का मतलब होता है नहीं चलना। जैसे मैं कहूँ आपसे 50, जैसे चलो पहले मैं चर के बारे में बता देता हूँ। चर का मतलब होता है जिसका वैल्यू चलती रहती हो, फिक्स नहीं हो। जैसे मैं कहूँ x, अब x का मान कहीं तो 10 आ जाता है, कहीं 20 आ जाता है। अब मैं कहूँ किसी भी आप एक स्टूडेंट से कहूँ कि x का मान क्या है, तो कोई कहेगा 10 है, कोई कहेगा 20 है, कोई कहेगा 40 है। तो कोई x का मान फिक्स है क्या? नहीं है। x का मान क्या है? चलता जा रहा है। ठीक है, 10, 5, 15, 10, 2, 1 कुछ भी हो सकता है। तो ये कैसी राशि है? चर राशि है, जिसका मान चलता रहता है, जिसका मान फिक्स नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? चर। अब जैसे मैं कहूँ आपसे 10, अब मैं किसी से पूछूं कि 10 की वैल्यू क्या है, 10 का मान क्या है, तो वो भी 10 ही बताएगा। ठीक है, वो स्टूडेंट भी 10 बताएगा। सभी की सभी 10 की वैल्यू 10 ही बताएंगे। तो 10 का मान क्या है? 10 ही रहता है। ये कौन सी राशि होगी? अचर राशि होगी। जिसका मान नहीं चलता है वो क्या होती है? अचर राशि है। और जिसकी वैल्यू बदलती रहती है वो कैसी राशि होती है? चर राशि होती है। जो हमारे पास x और y हैं, ये कैसे हैं? चर राशि हैं। और 2, 3 ये कैसे हैं? कांस्टेंट हैं, मतलब ये कौन से हैं? अचर हैं। x y ये हमारी कैसी वैल्यू है? चर वैल्यू है। और जो 2 और 3 है ये हमारी कैसी वैल्यू है? अचर वैल्यू है। अब देखो, जो हमारी जो मेन परिभाषा है या मेन जो डिफरेंस है समीकरण और असमीका में, ये चिन्ह तो है ही है, चिन्ह तो आपका है ये, लेकिन आप जैसे अपनी भाषा में कैसे कहेंगे? ठीक है, ये तो एक देख रहे हैं कि ये इसमें बराबर का चिन्ह आ जाएगा तो समीकरण, और जिसमें लेस देन और ग्रेटर देन का चिन्ह आता है उसको हम बोलते हैं असमीका। लेकिन जो हमारी डेफिनेशन के अनुसार इन दोनों में क्या डिफरेंस है? समीकरण और असमीका में क्या डिफरेंस है? जो समीकरण होता है उसमें जो चर की वैल्यू है, जो x और जो y के मान हैं वो हमेशा सीमित होते हैं। x और y के जो मान होंगे वो कैसे होंगे? सीमित होंगे, फिक्स होंगे। और जो असमीका है इसमें जो चर के मान हैं, x y के मान हैं, वो कैसे हैं? असीमित हैं। x y के मान कुछ भी हो सकते हैं। जैसे x की जगह 5, y की जगह 10, 20, 40, 50 कुछ भी हम रख सकते हैं। यहाँ पर x y के फिक्स मान नहीं है और यहाँ समीकरण में x y के मान फिक्स हैं। यहाँ पर क्या है? फिक्स है और यहाँ पर क्या है? फिक्स नहीं है। बस आपको तो इतना ही डिफरेंस याद रखना है। इसमें तो समीकरण में चर के मान सीमित होते हैं, समीकरण में चर के मान सीमित होते हैं और असमीका में चर के मान असीमित होते हैं। ये तो डिफरेंस पता ही है आपको समीकरण और इसका। इसमें तो आएगा बराबर का चिन्ह, इसमें लेस देन या ग्रेटर देन का चिन्ह आता है। समझ में आ गई? समीकरण और असमीकरण। अब हम आते हैं रैखिक प्रोग्राम। समीकरण आपने 9th, असमीका 9th 10th में पढ़ लिया आपने। अब देखते हैं रैखिक प्रोग्राम।
एक तो इसमें सबसे पहले हम देखें प्रोग्राम में स्ट्रक्चर्स होता है, इसमें उद्देश्य फलन होता है, तो उद्देश्य फलन एक होता है व्यवरोध, एक क्या होता है व्यवरोध होता है, एक होता है इसमें सुसंगत फल, तो पहले मैं आपको उद्देश्य फलन के बारे में बताऊंगा। उद्देश्य फलन में जैसे हमारे पास कोई भी समीकरण है, जैसे हमारे पास कोई भी क्या है इक्वेशन है, कोई भी समीकरण है, जैसे z बराबर 2x + 5y, हमारे पास कोई भी चर, ठीक है, हमारे पास कोई भी चर और अचरों से मिलकर, कोई भी चर और अचरों से मिलकर कोई एक रैखिक समीकरण बना हुआ है। कोई भी देखो जो ये समीकरण है, ये समीकरण चर और अचरों से मिलकर बना हुआ है, नहीं ये तो क्या है चर है, ये क्या है अचर है, ये क्या है चर है, ये क्या है अचर है। ऐसा समीकरण जो चर और अचर दोनों से मिलकर बना हुआ है, ऐसा रैखिक जो समीकरण है, ऐसा जो रैखिक समीकरण है, इसका अधिकतम व न्यूनतम, अधिकतम व न्यूनतम जो मान होता है उसको कहते हैं उद्देश्य फल। जो हमारा रैखिक समीकरण है उसका जो रैखिक, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा जो उद्देश्य है, तो जो हमें जो प्रॉफिट हुआ है, जैसे हमारे पास जो रैखिक प्रोग्रामिंग है एक व्यवसाय, ये क्या है व्यवसाय पर आधारित है, तो जो हमारे पास एक प्रॉफिट है, तो इसमें हम क्या है प्रॉफिट निकालते हैं। तो जो उद्देश्य है ये उद्देश्य फलन, इसका मतलब क्या है एक प्रॉफिट है। उद्देश्य फलन का अर्थ क्या होता है, एक प्रॉफिट होता है। इस प्रॉफिट में हम निकालते हैं कि हमें जो हमारे पास जो साधन है उपलब्ध, जो सीमित साधन है, इन साधनों से हमें कितना प्रॉफिट, अधिकतम कितना प्रॉफिट हो सकता है और न्यूनतम कितना हो सकता है, ये हम निकालते हैं। इसी को बोलते हैं उद्देश्य फलन। एक हमारे पास समीकरण होगा, उद्देश्य फलन आपको सवाल के अंदर दिया हुआ होता है, उस उद्देश्य फलन में आपको अधिकतम व न्यूनतम वैल्यू निकालनी होती है, उसी को बोलते हैं उद्देश्य फलन। मैं इनकी डेफिनेशन वगैरह लिखाऊंगा, सवाल कराऊंगा अभी, पहले आपको इनके बारे में बता रहा हूँ। अवरोध, अवरोध क्या होता है, जो हमारे जो उद्देश्य फलनों में, जो हमारे उद्देश्य फलन है, उनके जो चर की वैल्यू है, उनकी क्या है शर्त है कि अवरोध, सॉरी अवरोध नहीं व्यवरोध, जो व्यवरोध है हमारा, इसमें क्या है जो उद्देश्य फलन के जो चर हैं, उद्देश्य फलन के जो चर हैं उनकी शर्त है, उनकी शर्त, उनको हम क्या बोलते हैं व्यवरोध। इसमें एक ऋणात्मक और व्यवरोध होता है, उसमें होते हैं x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। उद्देश्य फलन, जो उद्देश्य फलन है, उद्देश्य फलन में हमें अधिकतम व न्यूनतम वैल्यू निकालते हैं। व्यवरोध है जो उद्देश्य फलन के जो चर हैं, उद्देश्य फलन के चर कौन कौन से हैं x और y, इनकी शर्त को हम क्या बोलते हैं व्यवरोध बोलते हैं। और जो व्यवरोध है ये हमेशा असमीका के रूप में पाया जाता है। अब देखते हैं सुसंगत हल। अब जो सुसंगत हल होता है, जैसे हमारे पास ग्राफ बनाएंगे हम, उस ग्राफ के अंदर जो कॉमन फैक्टर होगा, जो कॉमन क्षेत्र होगा, जैसे हमारे पास 2, 3 जितनी भी एक समीकरण से एक लाइन बनती है, जैसे हमारे पास समीकरण है 2x + 5y = 10, इससे क्या है एक रेखा बनेगी। तो हमारे पास दो असमीका दी हुई है, दो असमीका से दो सुसंगत हल क्षेत्र निकलेंगे, दो असमीका से दो सुसंगत क्षेत्र निकलेंगे, उनका कॉमन जो क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं सुसंगत हल। अब देखेंगे जैसे हम सवाल करेंगे तो उसमें सारे आपको डिफरेंस समझ में आ जाएंगे।
प्रोग्राम है इसका जो आपको एक सवाल आएगा, जैसे मैं आपको एक उदाहरण लिख देता हूं। एक उदाहरण लिख देता हूं आपको, उससे अच्छा समझ में आएगा। z बराबर 5x + 3y, ये तो है हमारा, इसमें अधिकतर देखो तो ये z की वैल्यू है, इसको बोलते हैं उद्देश्य फलन। इसको क्या बोलते हैं? उद्देश्य फलन बोलते हैं। इस उद्देश्य फलन का या तो हम इसी को क्या बोला जाता है? उद्देश्य फलन। 3x + 5y छोटा है या बराबर है 15 से, 5x + 2y 10, x बड़ा है 0 से, y बड़ा है 0 से, इसकी अधिकतम वैल्यू निकालनी। देखो आपको सवाल में कहा है जो ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को देखो, ये सब जो हमारे रैखिक प्रोग्रामिंग है, इसको देखो या तो ये सवाल आपको लैंग्वेज में आएगा, ठीक है, तो लैंग्वेज में आएगा तब भी आपको इसी की स्ट्रक्चर में आपको उसको बनाना है। जो सवाल आएगा जैसे कोई भी लैंग्वेज में आ गया, ठीक है, तो लैंग्वेज में आएगा तो भी हमें इसी स्ट्रक्चर में बनाना है। और यदि आपको ऐसे दे तो दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि रैखिक जो प्रोग्रामिंग के जो सवाल होंगे उनकी फिक्स है यही स्ट्रक्चर होती है, जिसमें ये जो वैल्यू होती है ऊपर ऊपर का तो z बराबर, ठीक है, इसको बोलते हैं उद्देश्य फलन। इसको क्या बोला जाता है? उद्देश्य फलन बोला जाता है। और इनको बोला जाता है अवरोध। इनको क्या बोला जाता है? अवरोध। अब देखो ये अधिकतम और न्यूनतम जो उद्देश्य फलन है, इस उद्देश्य फलन को अधिकतम व न्यूनतम करना है, तो ये आपको सवाल में देगा कि इस उद्देश्य फलन का आपको अधिकतम करना है या न्यूनतम करना है। हमेशा जो इस जो सवाल है, इस सवाल का जो उद्देश्य फलन है, इस सवाल में उद्देश्य फलन का ही मान निकालना होता है। या तो हम निकालते हैं अधिकतम या निकालते हैं न्यूनतम। इसका हमें पता लगेगा सवाल के अंदर कि सवाल में हमसे अधिकतम निकलवा रहा है या न्यूनतम निकलवा रहा है। तो मैंने इस सवाल में लिख दिया है अधिकतम, तो इसका मतलब है कि इस उद्देश्य फलन का जो वैल्यू है वो आपको अधिकतम निकालनी है, जो प्रॉफिट है वो अधिकतम आपको निकालना है। अब देखते हैं पहले तो असमी का, ये हमारा क्या हो गया? उद्देश्य फलन। मैंने अभी बताया था जो रैखिक प्रोग्राम है, इस रैखिक प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर होता है, रैखिक प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर, जो सवाल का जो स्ट्रक्चर है वो होता है उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन, उद्देश्य फलन, और उसके बाद होता है व्यवरोध। इस व्यवरोध को बोला जाता है शर्त। क्या बोला जाता है? शर्त। जो हम इसको हम बोलते हैं शर्त भी बोलते हैं। किसकी शर्त है? जो हमारे पास x और y हैं, उद्देश्य फलन में जो x और y हैं, इनकी शर्त को ही हम क्या बोलते हैं? व्यवरोध बोलते हैं। और जो ये वाले देखो, इसको तो व्यवरोधी बोला जाता है स्पेशल, और इसको बोला जाता है ऋणात्मक व्यवरोध, ऋणोत्तर व्यवरोध। तो इसको पूरे को व्यवरोध ही बोल सकते हैं। हमारा जो स्ट्रक्चर है सवाल का, उसमें पहला क्या होता है? उद्देश्य फलन होता है, और दूसरा होता है उसमें व्यवरोध। समझ में आ गई? जो रैखिक प्रोग्राम का जो भी सवाल आएगा उसमें आपको इन बातों पे ध्यान होगा कि जो हमारे, मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा, जो लैंग्वेज के सवाल होते हैं ना इसमें, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लिखें क्या ना लिखें। तो मैं आपको इतना शानदार तरीका बताऊंगा कि आप एक बार पढ़ा और एकदम से इसको इस स्ट्रक्चर में लिख दीजिए। बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा आपको। तो स्ट्रक्चर जरूर ध्यान रखिए कि स्ट्रक्चर में दो ही है कि इसमें एक तो उद्देश्य फलन होता है, उद्देश्य फलन छांटना है आपको। लैंग्वेज ऐसा सवाल आ जाता है उसमें तो आपको छांटने की कुछ जरूरत ही नहीं है। इसमें आपको छांटने की जरूरत होती है कि कौन सा उद्देश्य फलन है और कौन सा हमारा अवरोध है।
शर्त है कि एक्स वाई के मान क्या क्या हम रखें। ठीक है, समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको असमीकरणों को हल करने के बारे में बता देता हूं। 2-3 टाइप बताऊंगा आपको। अब ऐसे यही सवाल है आपका, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट इसके लेना, फिर मैं क्या अलग अलग तरीके से बताऊंगा इसको। जगह थोड़ी सी हमारे पास कम रहेगी, इसलिए मैं एक ही असमीकरण का ही तरीका बताता हूँ। और फिर जब यदि हमने ये सवाल कर लिया, इस सवाल से पूरे टाइप एक ही सवाल में, ठीक है, एक ही टाइप से करने हमें सभी सवाल, दूसरा टाइप नहीं लगाना है हमें। तो पहले तो मैं आपको असमीकरणों के बारे में बता देता हूँ थोड़ा। जैसे हमारे पास कोई असमीकरण है 3x + 5y > है 15, ये हमारे पास असमीकरण। असमीकरण को कभी भी डायरेक्ट सॉल्व नहीं किया जाता है, हमेशा। आपने 10th क्लास में भी है ये दूसरा वाली आपकी, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि जो हमारी असमीकरण है, तो उस असमीकरण है, उस असमीकरण को हमेशा उसके संगत समीकरण बनाते हैं। असमीकरण के संगत समीकरण बनाते हैं, अर्थात असमीकरण का जो चिन्ह है उसको हम क्या कर देते हैं, समीकरण में परिवर्तन कर देते हैं, बस। अब देखो आपको बता रहा हूं मैं असमीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो आपको लिखना होता है, जैसे आप उसमें दे देंगे असमीकरण 1 और 2, ठीक है, तो हम लिख देंगे असमीकरण के संगत समीकरण, ये आपको लिखना जरूरी है। इस लाइन को लिखना आपको क्या है, जरूरी है। इस लाइन बिना काम नहीं चलेगा आपका। तो आपको लिखना है ये हमारे पास क्या है, असमीकरण। मैं आपको पूरे प्रश्न को तोड़ तोड़ बता रहा हूँ टुकड़े में, इससे आपको क्या है थोड़ा अच्छा समझ में आ जाए। ये हमारे पास क्या है, असमीकरण है, ठीक है। इस असमीकरण को हमें क्या करना है, संगत समीकरण में चयन करना है। जो हमारा सवाल आएगा उस सवाल को सबसे पहले संगत समीकरण में चयन करना होगा। तो इसका संगत समीकरण हो जाएगा 3x + 5y = कोई दिक्कत किसी को? अब देखो इसके हमें x और y आपने बनाई थी, ग्राफ बनाया था आपने 10वीं क्लास में बनाया था, 11वीं क्लास में बनाया था, 9th क्लास में बनाया आपने। तो इसमें हम अचर की वैल्यू निकालते हैं, इसमें चर की वैल्यू निकालते हैं, x और y की वैल्यू निकालते हैं और एक सारणी बनाते हैं। इस सारणी के आप 2 तरीका हैं, 3 तरीका मान लो, 2-3 कैसे भी आपको जो अच्छा लगे उससे निकाल सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ आपको, हमेशा एक समीकरण की एक रेखा बनती है, इस बात को ध्यान रखना है। एक जो समीकरण है उस समीकरण की एक रेखा बनती है, अब वो रेखा बनाना है हमें। इस समीकरण से हमें क्या बनानी है, रेखा बनानी है। और रेखा हमेशा जो बनेगी वो किससे बनेगी, x और y के जो हम मान निकाले, ठीक है, उससे रेखा प्राप्त होगी। जैसे मैं 2 टाइप बता रहा हूँ आपको। जैसे मैं कहूँ आपसे इसकी वैल्यू रखने आपको, तो हमें रखना है x = 0, x = 0 रखने पर। तो x बराबर यदि हम 0 रखते हैं तो x का मान हमने 0 रखा, + 5y = 15। 0 से जो भी टकराएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 के सामने तो कोई भी नहीं रुक सकता। 0 से जो भी टकराएगा वो 0 हो जाएगा। तो 3 0 से टकराया तो 0 + 5y = 15, ठीक है। अब हमारे पास बच गया 5y = 15, 0 का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। 5 का ट्रांसफर कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 15/5 अर्थात 3, ठीक है। अब देखो अब हमने x = 0 रखा है, अब हम रखेंगे y = 0। y = 0 रखने पर अब हम y का मान 0 रखते हैं इसमें, तो 3x + 5 y के स्थान पर 0 = 15। 3x + 5 0 से टकराएगा और 0 से जो टकराएगा 0 हो जाएगा, बराबर 15। x बराबर क्या जाएगा, 15/3 अर्थात 5। x का मान आएगा 5 और यहाँ पर क्या आएगा, y का मान 3।
0 रखते हैं तो y का मान 3 आता है, और यदि हम y का मान 0 रखते हैं तो x का मान कितना आता है, 5 आता है। अतः इसकी जो सारणी है कैसे बनेगी, x नीचे क्या रख दिया y, यदि हम x का मान 0 रखते हैं तो y का मान कितना आता है 3, यदि y का मान 0 रखते हैं, y का मान 0 रखते हैं तो x का मान कितना आता है 5। एक तो इस प्रकार से हम सारणी बना सकते हैं, ठीक है। अब इसकी हम रेखा कैसे बनाएं, असमीका है, इस असमीका की रेखा कैसे बनाएं पूरा तरीका बता रहा हूं आपको। तो हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, ये कौन सा अक्ष होगा, y अक्ष होगा, और ये कौन सा अक्ष होगा, x अक्ष होगा। ये हो जाएगा y अक्ष। यहाँ पर मूल बिंदु है, इसके निर्देशांक 0, 0, यहाँ पर पॉइंट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट है अपना, ठीक है। यदि आप इसको ग्राफ से बनाएंगे तो ग्राफ में आपकी एक्चुअल वैल्यू आएगी। अब देखो इस सारणी से हमें क्या बनानी है, इस असमीका या क्या है समीकरण है, इस समीकरण की क्या बनानी है, रेखा बनानी है हमें। तो हमें x का मान 0, y का मान 3, x का मान 0, देखो आपको क्या करना है, x का मान तो 0 देखना है, तो x का मान 0 कहाँ है, यहाँ पर, और y का मान 3, y का मान 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, डॉटेड बोला, ठीक है, इनको बोलते हैं डॉटेड, और जो हम इसको पॉइंटेड करते हैं उसको बोलते हैं डॉटेड पॉइंट, डॉटेड पॉइंट, देखो इनको बोलते हैं डॉटेड, ठीक है। और जिस पर हम ऐसे डॉट पे हम गोला लगाते हैं उसको बोलते हैं डॉटेड पॉइंट। अब देखो x का मान कितना है 5, x का मान 5 और y का मान 0, y का मान 0 कहाँ पर है, इस पर है, क्योंकि x अक्ष पर y का मान क्या होता है 0। प्रत्येक पॉइंट जो x अक्ष है इस पर हमेशा y का मान 0 होगा, और y अक्ष पर हमेशा x का मान 0 होता है। तो हमारा डॉटेड पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये वाला, और इन दोनों डॉटेड पॉइंट को हम फुटा से मिला देंगे। जो ये हमारे पास लाइन आई है या रेखा आई है, ये रेखा किसकी आई है, इस असमीका की रेखा आई है। तो इस पर हमें कहीं भी जगह मिले तो हम लिख सकते हैं 3x + 5y बड़ा है किससे, 15 से। इस असमीका की हमारे पास क्या आ जाएगी, रेखा आ जाएगी। इसी प्रकार जैसे हमारे पास जो भी सवाल में असमीका दी हुई होती है, उस असमीका का क्या बनाना होता है, हमें ग्राफ बनाना होता है। एक टाइप का तो ये तरीके से, ठीक है। एक टाइप और बता देता हूं आपको, थोड़ा शॉर्ट है ये टाइप। जैसे हमारे पास ये असमीका है, इस असमीका को हमने संगत समीकरण में चेंज कर लिया है, और इस संगत समीकरण में चेंज करने के बाद अब इसका हमें क्या बनानी है, रेखा बनानी है। तो रेखा कैसे बनाएंगे, देखो इसके लिए आपको बता देता हूं कि हमारे पास जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का पूरे समीकरण में भाग दे दें। तो इस कांस्टेंट का पूरे समीकरण में भाग देंगे, जो हमारे 15 का पूरे समीकरण में, तो क्या आएगा 3x बटे 15, 5y बटे 15 और 15 बटे 15। हमारा मतलब है कि जो कांस्टेंट है इसको 1 करना है, तो हमने इस कांस्टेंट को क्या कर दिया 1, क्योंकि 15 15 को भाग देंगे तो जब भी कांस्टेंट 1 होगा तो ये कट जाएगा 5x बटे 5 प्लस ये कट जाएगा 3 से, तो क्या जाएगा y बटे 3 और इधर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। आपको अपना ग्राफ बनाना ही है। ये है हमारे पास y अक्ष है और ये आपके पास x अक्ष है। इसमें ये मूल बिंदु है 0, 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो यार, आपको x का मान 5 रखना है, ठीक है, और y का मान कितना रखना है, आपको 3 रखना है। जो x अक्ष पर 5, x अक्ष पर 5 और y अक्ष पर 3, ठीक है। तो x अक्ष पर 5, x अक्ष पर 5 डॉटेड कर दिया, ठीक है। y अक्ष पर 3, y अक्ष पर 3 डॉटेड कर दिया। तो इन दोनों डॉटेड पॉइंटों को हम मिला देंगे। तो पहले टैब से भी ये रेखा बनी थी और इस टैब से भी ये रेखा बनी। तो ये क्या है, थोड़ा शॉर्ट मेथड है। इससे हम क्या है, वो
वैल्यू नहीं रखनी पड़ती है कि 0 रखो 1 रखो ऐसे, इसमें हम डायरेक्ट ही कांस्टेंट को 1 कर देते हैं और उनकी x अक्ष पर 5 और y अक्ष पर 3। ठीक है।